हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में अपन चल रहे हैं। और लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि बायो सावर्ट ने ये कहा है कि यदि किसी चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ जो ओरस्टेड के प्रयोग में नज़र आया था कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और बायो सावर्ट ने ये बताया कि इस चालक तार से आर दूरी के ऊपर थीटा एंगल बनाते हुए और इस चालक तार के कारण यहाँ पर उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है इस लंबाई अल्पांश की वजह से यदि अपन लेते हैं तो आपके पास वैल्यू आई थी कि सर डी बी वैक्टर दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये अपन ने कांस्टेंट लगाया था। और आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ये अपने पास इसका फॉर्मूला आया था। अब अपन ने वहाँ पे ये बताया था कि अभी के लिए हालांकि आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, लेकिन आपको दिशा की चर्चा नहीं करनी है। तो जब आप लोग इसकी संख्यात्मक वैल्यू पता कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं, पूरा डेरिवेशन पढ़ चुके हैं, तो अब अपने सामने बात आती है कि सर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकाली जानी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड आज अपना एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अपन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जिस तरीके से बायो सावर्ट का नियम महत्वपूर्ण है उसी तरीके से इसका दिशा का ज्ञान होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो और इस वीडियो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो इस पूरे चैप्टर का फाउंडेशन है। अगर ये दोनों टॉपिक आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो इस पूरे चैप्टर के आगे आने वाले हर एक डेरिवेशन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, पिछले टॉपिक में अपन ने थोड़ी सी बात छोड़ी थी, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं कि सर ये जो आपने लंबाई अल्पांश डी एल लिया है, केवल इतने से लंबाई अल्पांश की वजह से यदि इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो इस पूरे वायर की वजह से कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो मेरे हिसाब से आप सब लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो आपको पिछले वीडियो का जो टॉपिक था उसके नीचे लिखना चाहिए कि संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो संपूर्ण तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा उसमें अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो जैसे ही आप समाकलन करेंगे आपके पास इधर बी वेक्टर आ जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा। आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। केवल इतना सा है, पूरे वायर के लिए यदि चुंबकीय क्षेत्र लेना है तो उसका समाकलन कर देना है। ये बात आप बखूबी जानते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का जो कई सारे नियम यहाँ पे दिए गए हैं और परीक्षा में केवल सिंपल सा एक ही नियम है, दक्षिण हस्त का नियम। ये ज़्यादातर पूछा जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड 3-4 नियम दिए गए हैं। तीनों का फिनोमिना एक ही है, बस उनको समझाने का तरीका अलग अलग है। तो आज के इस वीडियो में अपन केवल इतना सा पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे वीडियो को यदि आप एंड तक और बहुत अच्छे तरीके से धैर्यपूर्वक समझते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दक्षिण हस्त का नियम। तो दाहिने हाथ का नियम क्या कहता है। सबसे पहले तो आप अपना जो दाहिना हाथ है उसको आप अपने सामने कंफर्म कीजिए कि दाहिना हाथ कौन सा है। तो दाहिने हाथ के लिए जो लड़के हैं उन लोगों के लिए एक सुविधा है कि अगर वो शर्ट पहनते हैं तो उनके शर्ट में यदि एक ही पॉकेट है, सिंगल पॉकेट है, तो डेफिनेटली उनके शर्ट में जो सिंगल पॉकेट होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। अब आजकल फैशन का दौर चल रहा है, इसमें डबल पॉकेट भी हैं और पॉकेट लेस भी शर्ट आ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप सिंगल पॉकेट का शर्ट आप पहन रहे हैं और सिंपल यदि आप एग्ज़ाम हॉल में हैं या अपने चारों तरफ देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई स्टूडेंट तो ऐसा मिल जाएगा जिसके सिंगल पॉकेट का शर्ट है। तो वो जो पॉकेट है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर होगी। ठीक है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि जिस हाथ से लिखते हैं वो आपका राइट हैंड साइड है, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स हैं वो लेफ्टी भी होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को ये कंफर्म करना है कि आपका दाहिना हाथ कौन सा है। तो ये मैं मेरा दाहिना हाथ लेता हूँ। ठीक है। अब दाहिने हाथ के अंदर आपको करना क्या है, आपका बेसिक उद्देश्य क्या था। अपना उद्देश्य सिर्फ ये था कि सर मान लीजिए कि ये पेन है वो वायर है और इस वायर के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। ये बात ओरस्टेड ने कही थी कि यदि इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे निकालनी है,
तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको करना क्या है कि जिस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसको आपको अपने दाहिने हाथ के अंदर पकड़ना है, ठीक है। और उस तार को अब आप कहेंगे कि सर इसको तो दो तरीके से पकड़ सकते हैं, दाहिने हाथ में या तो इसको ऊपर की तरफ ले लें या फिर नीचे की तरफ ले लें, ऐसे तो पकड़ेंगे। लेकिन आपके हाथ का जो अंगूठा है वो उस दिशा में होना चाहिए जिस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए ये मेरा पेन है और इस पेन की इस टिप की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं इसको दाहिने हाथ में कुछ इस तरीके से पकड़ूंगा कि ये जो मेरे हाथ का अंगूठा है वो इस चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करना चाहिए। यदि अंगूठा चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करता है तो अब इस हाथ की जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, जो फिंगर्स हैं, वो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। अब आप ले लीजिए कुछ इस तरीके से, किधर भी घुमा लीजिए, जिस पॉइंट के ऊपर आपको चाहिए ये मुड़ी हुई अंगुलियों की जो डायरेक्शन है, उंगलियां जिस दिशा से जिस दिशा में जा रही हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप इन हाथ की इस उंगलियों को ऐसे मरोड़ करके पीछे की तरफ ले जाएं, पीछे की तरफ तो नहीं ले जा सकते। आप इसको सिंपल इस तरीके से ले जा सकते हैं। तो अंगूठा है वो उस चालक तार में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करेगा और मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो उसके कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम अपना ये कहता है कि ये मान लीजिए आपके पास वायर है और इस वायर में ऊपर की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो डेफिनेटली इसके चारों तरफ कुछ इस तरीके का सर्कल बनेगा, राउंड बनेगा, और इस राउंड के अंदर ये पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की तरफ और इधर पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की तरफ कुछ इस तरीके की स्थिति हो जाएगी। तो यदि ये अंगूठा आपका करंट की डायरेक्शन को शो करता है तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां, यानी कि इस वायर के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो ये उंगलियां नीचे की तरफ ही तो जाएंगी ना, ऐसे बाहर की तरफ तो नहीं निकाल सकते ना अपन इनको। तो ये मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये चालक तार के कारण बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न होने वाला जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा को, यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पर भी जो पॉइंट होगा वो डेफिनेटली पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा। और यदि आप इस उंगलियों को इसके राइट हैंड साइड की बात करेंगे, यानी कि ये जो वायर है इसके लेफ्ट साइड के अंदर ये मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो आपके बाहर की तरफ आएंगी। आप सिंपल अपने हाथ को कागज़ के ऊपर इस तरीके से रखिए कि ये अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन को बताए। तो अब आप सिंपल पोजीशन में जिस पॉइंट के ऊपर आप विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना चाहते हैं वो मुड़ी हुई अंगुलियों के द्वारा प्रदर्शित होगा। तो ये सिंपल इसका सॉल्यूशन है, इसका वर्णन है। डायग्राम आपको सिंपल इस तरीके से बनाना है, हाथ बनाने की, उंगलियां, अंगूठा बनाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल ये डायग्राम बनाना और अब अपन इसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अपन ने इस नियम का जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें लिखा है कि यदि दाहिने हाथ का अंगूठा चालक में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है, तो दाहिने हाथ की बात चल रही है, दोबारा उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। इसे अपन दक्षिण हस्त नियम कहते हैं, ठीक है। अब जब ये नियम बच्चे पढ़ लेते हैं तो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है। बताइए आपके दिमाग में कौन सा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है? एक क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए कि सर ज़रूरी थोड़ी है कि चालक तार है वो सीधा हो, चालक तार है वो मुड़ा हुआ भी तो हो सकता है। जिस तरीके से वृत्ताकार चूड़ी होती है उस तरीके से मुड़ा हुआ भी तो हो सकता है। तो उस स्थिति में उस चालक तार में बहने वाली जो धारा है उसकी दिशा को अंगूठे के द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो उस स्थिति के लिए एक दूसरा नियम दिया जाता है। पहले मैं उस नियम की हेडिंग आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दूसरा जो नियम यहाँ पे अपन ने लिखा है वो कह रहा है वृत्ताकार धाराओं के लिए, यानी वृत्ताकार स्थिति में कोई चालक तार लिया गया है और उसमें बहने वाली विद्युत धाराएं हैं, उनके लिए दाईं हथेली का नियम। पिछली बार आपने दाहिने हाथ का नियम कहा था, अब की बार दाईं हथेली का नियम कह रहे हैं, या फिर इसे भी दक्षिण हस्त नियम भी कहा जा सकता है। देखिए, पिछली बार आपने क्या कहा था कि सर जो अंगूठा है वो चालक तार की दिशा को व्यक्त करता है और मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि यदि मेरे पास ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं
ये उस चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। सिंपल, आप अपने हाथ की जो अंगुलियां हैं उसको बंद कीजिए, मुट्ठी को बंद कीजिए। अब आपको नज़र आएगा कि ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, इसमें यदि कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके बीच में अंगूठा जो है वो डेफिनेटली इन मुड़ी हुई अंगुलियों के बीच में ही तो आएगा। आप जैसे जैसे इन अंगुलियों को वृत्ताकार स्थिति में घुमाते जाएंगे तो अंगूठा डेफिनेटली हमेशा उनके बीच में रहेगा। उनके बाहर की जो दिशा है, यानी वृत्त के बाहर की जो स्थिति है, वो अपोजिट स्थिति हो जाएगी। केवल अंगूठा है वो उस वृत्त के अंदर होगा। तो यदि वृत्ताकार स्थिति में या मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, तो अंगूठा जो है वो उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इस दूसरा जो नियम है वृत्ताकार धाराओं के लिए दाईं हथेली का नियम या दाहिने हाथ का नियम भी अपन कह सकते हैं। तो जो बात अभी अपन ने समझी है उसको शब्दों के रूप में, पैराग्राफ के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में अपन कुछ इस तरीके से लिखते हैं। यदि दाहिने हाथ की अंगुलियां वृत्तीय धाराओं की दिशा को व्यक्त करें, यानी दाहिने हाथ की जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं उनकी दिशा में यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो अंगूठे की जो स्थिति है वो उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। तो मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई एक वृत्ताकार तार है कुछ इस तरीके का, और इसके अंदर यह आपके पास यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो करंट फ्लो है इसकी जो डायरेक्शन है इसे आप वामावृत कह सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी के विपरीत दिशा में, और इसे अपन वामावृत दिशा भी कहते हैं। तो अब आप अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को इनकी दिशा में रखिए, इस धारा की दिशा में रखिए। तो अंगूठा इनके बीच में हो गया ना, तो इनके बीच में ये जो वृत्ताकार स्थिति है इसके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो तल के लंबवत बाहर की तरफ होगा, अंगूठे की स्थिति में होगा। और लंबवत बाहर की तरफ जो स्थिति होती है इसको अपन डॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी इसके अंदर प्रत्येक बिंदु के ऊपर अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की मान निकालना चाहें तो उसकी जो दिशा है वो तल के लंबवत बाहर की तरफ होगी। यानी मैंने यहाँ पे जो इतने सारे डॉट बनाए हैं यह प्रदर्शित करता है कि हर एक बिंदु के ऊपर आप सिंगल अकेला डॉट बना करके भी इस बात को व्यक्त कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो वायर है इसके बाहर के जो बिंदु हैं, अगर अपन इनके बाहर कोई बिंदु ले लें और उसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करना चाहें तो क्या होगा। तो आप जब अगले चैप्टर में चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे तब अपन इस फंडामेंटल को और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो तल के लंबवत बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो वो वापस मुड़ कर के इसके बाहर की जो दिशा है, यानी ये जो वृत्ताकार वायर आपने लिया है इसके बाहर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो अंदर वाली डायरेक्शन के अपोजिट रहेगी। और अंदर आपने कौन सी डायरेक्शन बता दी कि सर लंबवत बाहर की तरफ दिशा है। तो ये जितने भी बाहर वाले पॉइंट हैं इस वृत्ताकार तार के, उन सब के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की तरफ रहेगी। अब आप इसका दूसरा डायग्राम भी यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आप कहते हैं कि सर अब की बार हम जो करंट की डायरेक्शन लेंगे वो अपन दक्षिणावर्त लेंगे, क्लॉकवाइज लेते हैं। तो मान लीजिए यह आपके पास कोई वृत्ताकार तार है और इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो घड़ी की दिशा में है, जिसे अपन क्लॉकवाइज कहते हैं। तो इस डायरेक्शन में यदि आपके पास तार है तो अब आपको अपने दाहिने हाथ की जो अंगुलियां हैं उनको भी करंट की डायरेक्शन में मोड़ना है। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल अभी करें, जब आप वीडियो देख रहे हैं दैट टाइम अपने दाहिने हाथ को कुछ इस तरीके से रखें। अब आपके दाहिने हाथ की जो अंगुलियां हैं उनको इस तार की दिशा के अंदर मोड़ना है, और अंगूठा है वो आपका डेफिनेटली इनके बीच में रह गया। तो बीच के अंदर अंगूठा तल के लंबवत नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसके अंदर वाले जितने भी पॉइंट है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की तरफ रहेगी। और इस वृत्ताकार तार के बाहर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो इसके पृष्ठ के, कागज के पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की तरफ हो जाती है। तो यहाँ पे
स्टेटमेंट में इसके नियम में केवल आपको इतना सा लिखना है कि यदि मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा को व्यक्त करती हैं तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। लेकिन जब आपको कोई डायग्राम बना करके कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, आगे अपन जब चलेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के चैप्टर के अंदर, दैट टाइम ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि विद्युत बल रेखाओं की दिशा किस तरफ है। इसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिए गए हैं उनके ऊपर आप अपना इंट्रोडक्शन लिख करके और फिर अपना डाउट लिखें, हम आपको निश्चित रूप से उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए इसका अगला नियम और देखते हैं। फंडामेंटल यही रहने हैं, केवल स्टेटमेंट चेंज करने हैं। तो इसका एक तीसरा नियम और दिया गया है। ये जो अगला नियम है इसे स्नो का नियम कहा जाता है, SNOW का नियम। परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है? प्रश्न कहता है कि किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने का जो स्नो नियम है, SNOW नियम है, ये क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अब मैं बात करूं, जब आप इस नियम को अपनी बुक में या किसी भी रेफरेंस गाइड के अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको 5% ही समझ में आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर हमारे इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आप इसका स्टेटमेंट बहुत इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप जब कभी भी मैप पढ़ते हैं तो मैप में उत्तर दिशा किस तरफ ली जाती है? तो आप कहेंगे कि सर मान लीजिए ये जो कागज़ अपना जो नोटबुक है इसकी जो ऊपर की साइड है उसे अपन नॉर्थ कहते हैं, इसके नीचे की साइड है उसे अपन साउथ कहते हैं, अपना जो राइट हैंड साइड है वो ईस्ट होता है और अपना जो लेफ्ट हैंड साइड है उस तरफ वेस्ट होता है। क्लियर है? बहुत इजीली। चलिए, तो इसके जो पहले 2 शब्द हैं वो एस का मतलब साउथ होता है और एन का मतलब नॉर्थ होता है। ठीक है, बात कर रहे हैं आप चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा लेनी है। तो विद्युत धारा की दिशा की यदि अपन बात करें तो ये मान लीजिए आपके पास कोई एक चालक तार है, वायर है और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और मैंने तीर के द्वारा आप लोगों को बता दिया। अब आप मुझे बताएं कि ये करंट की डायरेक्शन दिशाओं के रूप में किस तरफ जा रही है। तो अभी अपन ने चर्चा करी कि पेज के जो नीचे की तरफ है वो साउथ है और ऊपर की तरफ नॉर्थ है। तो पहली कंडीशन ये है कि यदि किसी चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा में जा रही हो, साउथ से नॉर्थ में जा रही हो, बिल्कुल क्लियर है। अब आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए रखना क्या है? आपको एक कंपास सुई रखनी है, चुंबकीय सुई रखनी है। और दूसरी बात, इस नियम में जाने से पहले अपन और टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। आपने 2 मैग्नेट देखी हैं छोटी कक्षाओं में। जब आपने चुंबक के बारे में पढ़ा है तब आपने पढ़ा है कि 2 चुंबक में जो समान ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के जो ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये इतनी बात आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी है। तो ये चालक तार में विद्युत धारा बह रही है। अब बात करते हैं ये O है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? O का मतलब है ऑन, ऑन का मतलब होता है ऊपर। तो ये जो वायर है इसको आपको ऊपर रखना है, इस चालक तार को ऊपर रखना है। किसके ऊपर रखना है? सुई के ऊपर रखना है। किस तरीके से रखना है? तो ये मान लीजिए कि मेरे पास वो एक कंपास सुई मैंने यहाँ पे रखी हुई है और इस सुई के ऊपर मुझे ये चालक तार रखना है इस तरीके से। यानी जो चुंबकीय सुई है वो इस चालक तार के नीचे होनी चाहिए। ठीक है, यानी चालक तार है वो उस सुई के ऊपर रखा होना चाहिए। 2 शर्तें हो गई। पहली शर्त है करंट है वो साउथ से नॉर्थ में जाना चाहिए और चालक तार है वो सुई के ऊपर रखा होना चाहिए। और अब जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस चुंबकीय सुई का ये ध्रुव है आपका उत्तरी ध्रुव है और ये है दक्षिण ध्रुव है। अब आप कह सकते हैं कि सर जरूरी थोड़ी है कि उत्तरी ध्रुव ऊपर की तरफ रखा जाए। बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है। आपको केवल ये कहना है कि चुंबकीय सुई है उसके ऊपर आपको तार रखना है। आप इस चुंबकीय सुई का ये उत्तरी ध्रुव ऐसे भी रख सकते हैं, यूं भी रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं, नीचे की तरफ भी रख सकते हैं। इसका कोई आपको क्लासिफिकेशन नहीं करना है। क्लियर है? केवल आपको इस तरीके से रखना है। अब ध्यान ये रखना है कि ये इसका उत्तरी ध्रुव है। अब आप मुझे बताइए कि अभी आपने दाहिने हाथ का नियम पढ़ा है
और दक्षिण हस्त का नियम कहता है कि अंगूठा है वो चालक तार के अंदर बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करता है। तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से हो जाएगी चालक तार के नीचे, यानी बल रेखा है वो इस तरफ से निकल करके आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगी। तार के नीचे की बात कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से प्रवेश करेगी और इसके नीचे से होकर के लेफ्ट में निकल जाएगी। और चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा क्या होती है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ जाती हैं। तो इस चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कुछ इस तरीके से उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, इस वायर के लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका दक्षिण ध्रुव का काम करेगा इस तार का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तार की वजह से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं वो इस तरीके से जा रही हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ जाती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों की जो राइट हैंड साइड में है इस तरफ उत्तरी ध्रुव है और लेफ्ट हैंड साइड में है वो दक्षिण ध्रुव है। किसका दक्षिण ध्रुव है? जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी वजह से। जब आपके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दक्षिणी ध्रुव हो गया, राइट हैंड साइड में आपके पास उत्तरी ध्रुव हो गया, तो ये जो चुंबक आपने रखी थी इसका उत्तरी ध्रुव कौन सी दिशा में जाएगा? क्या उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएगा या दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएगा? सर विपरीत ध्रुव हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस मैग्नेट का जो उत्तरी ध्रुव है वो इस चालक तार में बहने वाली धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके दक्षिण ध्रुव की तरफ चला जाएगा। दक्षिण ध्रुव किधर है? आपके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है। यानी ये जो मैग्नेट है इसका जो उत्तरी ध्रुव है वो आपके पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ जाएगा। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चाहे आपने इसको ऊपर रखा हुआ है यानी ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव करके रखा है तो भी ये पश्चिम दिशा में जाएगा, और नीचे की तरफ यदि उत्तरी ध्रुव करके रखा है तब भी ये पश्चिम दिशा में जाएगा। तो यहाँ पे जो W यहाँ पे लिखा हुआ है, इस W का मतलब होता है वेस्ट। और कौन जा रहा है वेस्ट में? इस चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो वेस्ट में यानी पश्चिम में चला जाएगा। ठीक है, तो इसे अपन स्नो का नियम कहते हैं। एक बार मैं और आप लोगों को अच्छे शब्दों में समझा देता हूँ, आफ्टर दैट अपन इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। तो अपन लिखने वाले हैं, क्या लिखना चाहिए अपने को? यदि चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की तरफ है और चालक तार है वो चुंबकीय सुई के ऊपर रखा हुआ है, तो उस चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो पश्चिम दिशा की तरफ विक्षेपित हो जाएगा या मुड़ जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये फंडामेंटल अपन ने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। जब आप लोग चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे तब आपके इसके अंदर जो भी डाउट आपके दिमाग में अब हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसलिए चुंबकीय बल रेखाओं के टॉपिक तक आप थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखें, बार बार अपने दाहिने हाथ को इस तरीके से रखें, प्रयोग करें, एकांत में रह करके, अकेले रह करके, जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर आप केवल इस बात को बार बार प्रैक्टिस करें और इस फंडामेंटल को समझने का प्रयास करें कि करंट की डायरेक्शन है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, तार ऊपर रखा हुआ है, तो जो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव है वो पश्चिम दिशा में क्यों जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में आप करंट की डायरेक्शन को अलग अलग तरीके से बदल सकते हैं। आप इस करंट की डायरेक्शन को नीचे की तरफ मान सकते हैं, चुंबकीय सुई को आप इस तार के ऊपर रख करके इसका विक्षेप की दिशा है उसके बारे में विश्लेषण कर सकते हैं। इन सब तथ्यों के बारे में जब आप चर्चा करेंगे तब आप लोगों के ये टॉपिक है वो फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो पहले मैं आप लोगों को इसका स्टेटमेंट है वो लिख करके दिखा देता हूँ। तो बहुत आसान शब्दों में अपना स्टेटमेंट है वो ये हो जाता है कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह फ्लो जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ हो, पहली स्थिति, एवं चालक तार है वो चुंबकीय सुई के ऊपर रखा हुआ हो, दूसरी स्थिति, तो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी ध्रुव है वो पश्चिम दिशा में विक्षेपित हो जाएगा। साउथ से नॉर्थ की तरफ वायर है वो ऊपर होना चाहिए, चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव है वो वेस्ट में विक्षेपित हो जाता है, इसलिए इसे स्नो का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाई नेम यदि पूछा जाए तो आपको ये लिखना। अदरवाइज यदि आपको केवल ये कहा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कोई नियम बताइए, तो आपको सिंपल अपना जो दाहिने हाथ का नियम है उसको लिखना होता है। क्लियर है? इसके बाद में एक और यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है
सारे के सारे नियम का सारांश एक ही है। चौथा जो नियम दिया गया है वो है मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम। सिर्फ पेच नियम भी लिखा जा सकता है, मैक्सवेल का कॉर्क पेच नियम भी लिखा जा सकता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इस नियम का स्टेटमेंट लिखने से पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। आपने स्क्रू देखा है, कोई भी स्क्रू जिसको अपन दीवार में या लकड़ी के अंदर कसते हैं और उसको स्क्रू ड्राइवर के द्वारा कसा जाता है, पेचकस के द्वारा जिसे अपन कसते हैं, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? आपने बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनना है कि ये मान लीजिए मेरे पास कोई एक स्क्रू है, ये उसके बीच की नोक है और इसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घड़ी की दिशा में कस रहा हूँ। तो घड़ी की दिशा में जब आप इसे घुमाएंगे तो ये जो पेच है वो धीरे 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 इस कागज़ के अंदर बैठता जाएगा। यानी कि इस कागज़ के ऊपर मैंने ये पेच रखा है और इस पेच को यदि मैं घड़ी की दिशा में घुमाऊंगा तो ये धीरे 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 इस कागज़ के पृष्ठ के अंदर बैठ जाएगा। और यदि मैं इसको घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो ये धीरे 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 बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके पास दो डायरेक्शन है। एक घड़ी की दिशा में घुमाने की डायरेक्शन है, तो पेच है वो पृष्ठ के अंदर जा रहा है। और यदि आप घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो पेज है वो वापस पृष्ठ के बाहर निकल रहा है। दोनों में वही कहानी है। यदि घुमाने की दिशा में करंट फ्लो हो रहा है तो पेच जिस तरफ गति कर रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्लियर है? और यदि घुमाने की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र है तो पेच जिस दिशा में गति कर रहा है वो विद्युत धारा की दिशा होगी। सिंपल, सेम टू सेम दाहिने हाथ का नियम ही है। दक्षिण हस्त का नियम भी आपका यही कहता है कि यदि आप इसे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो आपका जो अंगूठा है वो नीचे की तरफ प्रदर्शित कर रहा है, यानी पेच है वो आपका इस पृष्ठ के अंदर बैठता जाएगा। मेरी बात क्लियर है? तो बिल्कुल उसी शब्दों को, उन्हीं बातों को दूसरे शब्दों में लिखना है। तो इस नियम का स्टेटमेंट अपन ने लिखा है कि इस नियम के अनुसार यदि पेच धारा की दिशा में, यानी जो पेच है वो किस तरफ गति कर रहा है, वो पृष्ठ के अंदर बैठ रहा है या बाहर निकल रहा है, तो पेच की गति की जो दिशा है उसे अंगूठे की दिशा में अपन समझ सकते हैं, दक्षिण हस्त के नियम के साथ यदि तुलना करें तो अनुसार यदि पेच है वो धारा की दिशा में बढ़ रहा है तो पेच को घुमाने की जो दिशा है, जिस दिशा में आप पेच को घुमा रहे हो, वो उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है। जो घुमाने की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही है। ठीक है? तो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के ये 4 बेसिक नियम हैं। चारों का सारांश एक ही है, केवल इनको यदि परीक्षा में अलग अलग नामों से पूछ लिया जाए तब आपको कौन सी डेफिनेशन है वो लिखनी है। क्लियर है? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अब बात आती है कि इसके बाद अगले वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे। तो आप सब लोगों से अनुरोध रहेगा कि एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक में से आप पढ़ करके आएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो है एक अनंत लंबाई का कोई चालक तार है, अनंत लंबाई का, उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी आएगी। अब आप कहेंगे कि सर बायो सावर्ट नियम में अपन ने यही तो पढ़ा है, बायो सावर्ट नियम में आपने यही तो पढ़ा है कि B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL R कैप अपॉन R²। यदि आप पूरे तार की वजह से निकालना चाहते हैं तो उसका समाकलन कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे यदि उसकी लंबाई अनंत है तो क्या स्थिति आएगी। एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ये 3 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी बायो सावर्ट नियम के अपन अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।